कि जो लोग दिन भर जो लैपटॉप पे काम करते हैं या उनको बैठे बैठे ही काम करना है, तो क्या इनका ये जो प्रॉब्लम्स है वो लाइफ टाइम रहेगा? लॉन्ग आवर्स तक आप काम करते हो तो आपकी सर्वाइकल स्पाइन डिस्क को कंप्रेस कर देती है। उनके हाथ में सूनापन चालू हो जाता है, दे कैन नॉट वर्क। अभी ज्यादातर लोग कोविड के बाद जो है उनमें बहुत सारी ऐसी जो है वो समस्या आई है। क्या कोविड के कारण ये सब हो रहा है? एज अ ऑर्थोपेडिशियन हमारी डेली लाइफ के अंदर हम जितने भी नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, तो पहले रेशियो था 10 में 8 नी रिप्लेसमेंट होते थे, 2 हिप रिप्लेसमेंट होते थे। आफ्टर कोविड ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। जैसे अभी तक हमने बात की वो है कि वो जो लोग बैठ के काम करते हैं, बट जो लोग धूप में भी जाते हैं उन लोगों में भी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिली है। सर, इसका क्या कारण? साइलेंट किलर है ऑस्टियोपोरोसिस। जंगल में तो सर कौन आएगा? चलो आप ट्रैकिंग करने निकल गए, अगर जंगल में किसी को ACL ब्रेक हो गया, क्या करेगा सर? I told you about the ACL surgery I've done for the Tanzanian cricket player. He went for trekking. Africa, mid in the jungle, he fell down. There's a simple formula I have told him: rice. RICE. So what is rice? क्या उंगलियां चटकाने से गठिया हो जाता है, यानी आर्थराइटिस हो जाता है? नहीं, मिथ है। कैमरा रोलिंग एक्शन। क्या आप अभी इस वक्त चेयर पे झुककर या बेड पे लेटकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही आपकी आदत आपके स्पाइन को डैमेज कर रही है। और आजकल जो हमारा वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो आ रहा है, और साथ ही साथ जो 9 to 5 यानी 8-9 घंटे तक हम लोग बैठ के एक ही डेस्क पे काम कर रहे हैं, उसके कारण हमारी स्पाइन, टेक्नेक और ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्या है जो हम ऐसे ही उसको आमंत्रित कर रहे हैं। तो ऐसी जो समस्या है और ऐसे जो डिसीज जो हो रही है, उसी के बारे में, उसी के निदान के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अमित वैद। तो उनसे हम जानेंगे कि डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि आजकल के जो युवा है उनकी एक नई समस्या है कि एक तो उनको काम भी करना है, और वो जो काम है वो एक ही सिटिंग पोस्चर में बैठ के उनको काम करना है। तो आप हमें ये बताइए कि उसके कारण उनको कौन सी समस्या हो सकती है, और क्या वो समस्या फिर परमानेंट ही रहेगी? डेफिनेटली ध्रुव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो टेक्निक क्या है? टेक्निक एक आज जेनजी के वर्ल्ड के अंदर जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जो लेट के काम करते हैं या किसी इसकी स्पेसिफिक पोजीशन में काम करते हैं, तो जो अपना जो सर्वाइकल जो स्पाइन है, ये सर्वाइकल स्पाइन 5 डिग्री से ज़्यादा बैंड होगा तो उसका जो नॉर्मल स्पाइन का जो लोड है वो 5 पाउंड से ज़्यादा बढ़ता है। तो टेक्निक के अंदर आपका जो स्पाइन के बीच में, ये वर्टिब्रास के बीच में डिस्क है, बाजू में आपकी ये नर्व्स है, जो नर्व्स रिस्पेक्टिवली राइट अपर लिम्ब मतलब कि राइट हाथ, लेफ्ट अपर लिम्ब मतलब कि लेफ्ट हाथ के अंदर जाती है। कई बार हमारे डेली प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमको हाथ में झंझनाहट होता है, सूनापन लगता है, सर 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 होता है, चींटियाँ चलना ऐसा लगता है। सो व्हाट इज़ दिस? ये टिपिकली सर्वाइकल स्पाइन का नर्व कंप्रेशन होता है। तो ये कब होता है? आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जब मैं बॉम्बे में ब्रिज कैंडी में था, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर हम लोग जब कंटिन्यूअस कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारा जो पोस्चर रहता है वो यूँ रहता है, तो गर्दन आपकी जो है झुक के रहती है। तो उसके अंदर लॉन्ग आवर्स तक आप काम करते हो तो आपकी सर्वाइकल स्पाइन डिस्क को कंप्रेस कर देती है। सो व्हेन दे ट्राई टू वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, उनके हाथ में सूनापन चालू हो जाता है, दे कैन नॉट वर्क। एंड व्हेन आज के इस स्ट्रेसफुल ज़माने के अंदर जब आदमी अपना बेस्ट नहीं दे पाता है, देन ही फील लिटिल बिट कंफ्यूज कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतनी छोटी उम्र में क्यों हो रहा है। बिकॉज आज के इस हार्ड लाइफस्टाइल के अंदर सबको अपना बेस्ट देना है, सबको कम टाइम के अंदर बेस्ट रिजल्ट देना है, तो पीपल ट्राई टू वर्क हार्ड। बट उस वर्किंग हार्ड के अंदर पेशेंट मतलब कि जो इंसान वो भूल जाता है कि इसकी बॉडी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जी जी। तो इसके अंदर क्या होता है कि सर्वप्रथम अपन जब
पहले के ज़माने में अपना खुराक अच्छा था, दूध, केला वगैरह अपन अच्छे से लेते थे, तो आपके जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते थे। आज के ज़माने में कैल्शियम की कमी होने की वजह से कई बार आपके जो बोन्स हैं थोड़े वीक होते हैं। कई बार अपन लेट के काम करते हैं, कई बार अपन किसी डिफ़िकल्ट पोस्चर में काम करते हैं, कई बार अपन कार के अंदर भी काम करते हैं, तो ये आपकी नर्व्स को कंप्रेस करके आपको पेन कर सकता है। जो भी लोग टेक्निक से, सर्वाइकल स्पाइन से पीड़ित हैं, इसको हमारा एक ही संदेश है कि आप बार-बार दवाई की तरफ नहीं जाइए। देयर इज़ अ गुड वर्ड कॉल्ड फिजियोथेरेपी, आप इसको एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हो। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट आवर पेशेंट। आप जब फर्स्ट टाइम आते हैं, मेडिसिन एक सपोर्ट है, फिजियोथेरेपी आपको लॉन्गर समय के लिए इफेक्ट करती है। सो जो भी लोग कंटिन्यूस वर्क करते हैं उनको मेरा एक एडवाइस है, हर आधे घंटे 20 मिनट में आपको जो सर्वाइकल स्पाइन है इसका थोड़ा एक्सरसाइज करिए। जो आपका चीन है इसको यहाँ पे प्रेस करिए, ऊपर लेके जाइए, स्लोली आप इसको यहाँ पे मूव करिए, ऊपर लेके जाइए, इस कंधे पे लाइए, ऊपर लेके जाइए। तो इसमें क्या होगा, आपके जो मसल्स हैं सर्वाइकल स्पाइन के आजू बाजू के वो स्ट्रांग होंगे। एंड दिस इज हाउ वी ट्रीट आवर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। पर डॉक्टर साहब, जी, क्या इसी की वजह से भी शोल्डर पेन हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली ये शोल्डर पेन के भी कई बार पेशेंट कंप्लेन आते हैं कि उनको शोल्डर के लिए बहुत सारी वो दवाई खाते हैं बट उनको रिलीव नहीं मिलता है। शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है कि जिसकी नर्व्स आपकी सर्वाइकल स्पाइन से होते हुए आपके हाथ तक जाती है। जी। तो कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हमको शोल्डर में कोई इंजरी नहीं हुई है, हमको शोल्डर में कोई हमने वजन नहीं उठाया, बट वो पेन यहाँ से नीचे तक जाता है। सो कुछ कुछ केस के अंदर डेफिनेटली सर्वाइकल स्पाइन का इसमें रोल रहता है। अनटिल एंड अनलेस अगर कोई शोल्डर में आपको इंजरी होती है तो शोल्डर स्पेसिफिक जॉइंट की वजह से वो होता है। तो शोल्डर के अंदर अगर डेफिनेटली अपन देखने जाए तो शोल्डर में आजकल स्पोर्ट्स इंजरीज काफ़ी हो रही है। तो यंग जनरेशन है, हाँ। स्पोर्ट्स लेवल है, उनको स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है। तो व्हाइल डूइंग कबड्डी, टेनिस, बैडमिंटन, दे ट्राई टू रप्चर देयर शोल्डर लिगामेंट। जी। तो कई बार लोग आते हैं कि सर हमको शोल्डर पेन है, तो देन वी गो फॉर एन एमआरआई। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेशेंट्स कि जिसको शोल्डर की इंजरी अलग से भी होती है, किसी को सर्वाइकल स्पाइन से भी दिक्कत हाथ में जाती है। तो वी नीड टू डिफरेंशिएट। तो जैसे कि आपने इसमें दो बातें बताई, एक तो लेस इन्वेसिव, राइट। जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत नहीं, Yes. और सबसे उससे भी बड़ी जानकारी कि आप डायरेक्ट दवाइयाँ ना लें, जी। क्योंकि बिना दवाई भी अगर आप ठीक हो सकते हो तो Yes. फिर वैसे ड्रग क्यों लेने जब तक आपको ज़रूरत ना हो। पर सर, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि जो लोग दिन भर जो लैपटॉप पे काम करते हैं या उनको बैठे बैठे ही काम करना है, तो क्या इनका ये जो प्रॉब्लम्स है वो लाइफ टाइम रहेगा? देखिए ध्रुव सर, इसमें कैसा होता है कि जब पेशेंट जो कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर है, एआई का ज़माना है, लोग लॉन्ग आवर्स तक इवन चैट जीपीटी भी देखते हैं। तो जिसके जो सर्वाइकल स्पाइन की दिक्कत है, अगर वो अर्ली डिटेक्शन करता है, इसके अंदर वो फिजियोथेरेपी में लग जाता है, तो डेफिनेटली वो लाइफ टाइम डैमेज नहीं करती। बट कई बार जैसे अपन खेत में देखते हैं, अपन जब विलेज में जाते हैं, तो कई बार लोग वजन उठा के चलते हैं। तो जब आप अपने सर के ऊपर आप सर्वाइकल स्पाइन का वजन रखोगे, तो डेफिनेटली वो डैमेज आपका जाएगा सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर। जी। और गांव में इतनी सुविधा नहीं होती है, कई बार लोग पैसे के अभाव में वो जांच नहीं करवाते और दे ट्राई टू पुट वेट ऑन एंड ऑन, तो वो आपको परमानेंट डैमेज कर सकता है। कम नसीब से कई बार पेशेंट आते हैं कि जिसमें पैराप्लेजिया भी हो जाता है, तो वो डेफिनेटली उनका अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है। आजकल एमआरआई वगैरह की सुविधा बढ़ चुकी है। हमारा जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपके अगर सर्वाइकल स्पाइन में दिक्कत है, आप उसको लाइव, अगर आप इसको लाइटली लेंगे तो आपको ये परमानेंट डैमेज कर सकता है। आप आजकल के एजुकेशन ज़माने के अंदर आप जितना भी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से नज़दीकी मिल लीजिए, कोई नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर हो वहाँ पे मिल लीजिए। आप प्लीज़ इसकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराइए। मैं जब कोरिया में था, साउथ कोरिया में, वहाँ जी। पे पूरा सिस्टम अलग था। जी। इंडिया में कैसा है ध्रुव भाई कि जैसे पेशेंट आता है, इवन हम बोलते हैं कसरत करें, पहले बोलते सर आप दवाई लिख के दे दो, बाद में हम देख लेंगे। ये कल्चर वहाँ नहीं है। वहाँ पे पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजेगा। अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट ठीक नहीं होता है, तो फिर वो डॉक्टर उसको दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा। वो भी जैसे इंडिया में चलता है कि बहुत सारी दवाइयाँ नहीं, 2 या 3। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोरिया एंड इंडिया, एंड दैट इज़ व्हाई हम लोग जो वहाँ से ट्रेन होके आए हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को अच्छी टेक्निक की माहिती दी जाए,
जिससे लोग खुद के डॉक्टर बने। हम पेशेंट को खुद एजुकेट करना चाहते हैं कि आप अपने आप का ध्यान खुद रखिए, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि जो एक अच्छा डॉक्टर जो है वो पेशेंट जो है उसकी बीमारी को वो ट्रीट करता है, बट महान डॉक्टर वो है जिसको जो बीमारी उस पेशेंट को वो ट्रीट करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली ध्रुव भाई, इसमें हमारे डॉक्टर के अंदर हमें बोला जाता है कि भाई दर्दी आता है। दर्दी क्या है? दर्दी एक दर्द का मारा इंसान है जो आपके पास ट्रीटमेंट लेने आता है, अच्छा होने आता है। सॉरी टू से बट आज के कॉमर्शियल ज़माने के अंदर कई सारी हॉस्पिटल्स कॉमर्शियल हम लोग ऐसा कि सब डॉक्टर ऐसे बट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हैं जिसमें आपको अननेसेसरी ट्रीटमेंट भी दी जाती है, आपको अननेसेसरी रिपोर्ट्स भी कराए जाते हैं। अगेन ये सब नहीं करते हैं बट हमारा काम है पेशेंट को सच्ची सलाह देना। हम यहाँ मैं पालमपुर में आया, मैंने एजुकेशन बॉम्बे लिया, कोरिया गया, बट जब वतन की बात आई तो हमको लगा कि वतन में अभी भी एक लैक है अवेयरनेस का। जो डॉक्टर पहले अवेयरनेस लाएगा वो पेशेंट को अच्छे से समझाना हमारा फ़र्ज़ है। पेशेंट की पीड़ा हमको दूर करना है, ना कि दवाई से, बल्कि उसको डॉक्टर का खुद का नॉलेज देके। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया, ये जो लोगों के जो क्वेश्चन जो थे, जो मैं आपसे पूछने वाला था, उसके पहले ही आपने मुझे ये जवाब दे दिया। और बहुत 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 सारे लोगों का ये कहना होता है कि वो डॉक्टर के पास जाने के लिए इसलिए वो थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं, या इसलिए बहुत जो है वो डर जाते हैं कि हमारी जैसे-तैसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट ही स्टार्ट ना कर दें, कम से कम हमें बताएँ हमें क्या है। तो बहुत बढ़िया आपने बात की कि पहले आप उनको इस तरीके से ट्रीटमेंट देते हो, आप उनको समझाते हो कि भई ज़्यादा दवाई ना लो, लेस इन्वेसिव से आप स्टार्ट करो, जब ज़रूरत होती है तभी जाके आपका करना है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने बताया कि बैक पेन और डिस्क, स्लिप क्या बोलते हैं सर स्लिप आप? डिस्क स्लिप डिस्क स्लिप डिस्क ना, स्लिप हाँ। डिस्क, यस। तो इन दोनों के बीच का जो है वो उसको पता डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा कि भाई मुझे बैक पेन सिर्फ एक नॉर्मल है या फिर मेरे को एक्चुअली जो है वो मुझे स्लिप डिस्क है? डेफिनेटली। तो इसमें ध्रुव भाई 2 तरीके होते हैं कि भई बैक पेन जो है वो कॉमन बैक पेन आपका कहीं पे भी हो सकता है। इट कैन बी मसल स्पाज़म, इट कैन बी एनी अदर पेन। कई बार पेशेंट उठता है तो यार बैक पेन है, चला नहीं जाता है। हम अपनी डेली ओपीडी में देखते हैं कि पेशेंट आता है कि सर हमको बैक पेन है। सो नॉर्मली वी डू एक्स-रे। हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या नॉर्मल मस्कुलर पेन है। अगर नॉर्मल मस्कुलर पेन है, आपको फिजियोथेरेपी कराइए, मेडिसिन ज़रूर पड़े तो लीजिए, उससे ट्रीटमेंट हो जाता है। बट व्हेन पेशेंट जब आता है, जब उसको कमर के दर्द के चलते पैरों में नसें खींचती है, जी। झंझनाहट होती है, सूनापन लगता है, पैर कभी-कभी उसमें ताकत ही नहीं रहती है, तो हम लोग उसको स्लिप डिस्क का रूल आउट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं कि हम उसको एमआरआई कराते हैं। तो एमआरआई के अंदर आपको पता चलता है कि हाँ भैया आपको स्लिप डिस्क है। अगेन पहले अपन ने बात किया अवेयरनेस। अवेयरनेस। ये स्लिप डिस्क भविष्य में इसको ऑपरेशन की तरफ ले जा सकती है, जो पहले ही रूल आउट करके एग्रेसिव फिजियोथेरेपी करके बहुत ही कम दवाई से अपन उस पेशेंट का भविष्य में लकवा भी बचा सकते ये बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं भाई मेरी जो जो है वो मेरी जो नस है वो ना चढ़ गई है, चढ़ गई, जाने दो ये तो हो जाएगी ठीक। बट कई मामलों में ये कुछ हमें शायद आने वाले वक्त की के लिए साइन भी दे रहा हो हैं। सकता है। डेफिनेटली। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि खासकर ना ये चीज़ जो ओल्ड एज के हैं उनसे ज़्यादा युवाओं में देखने को मिल रही है सर। तो हमारे जानने में ये आया है कि भाई हालांकि जो जो शोध है वो दिखाती है कि भाई ज़्यादातर लोग कोविड के बाद जो है उनमें बहुत सारी ऐसी जो है वो समस्या आई है, जैसे कि जो हिप जॉइंट्स जो है उसमें, हिप बॉल्स है उसमें। और तो सर मेरे ख्याल में यार 35-40 साल के लोग यानी छोटी छोटी उम्र में भी सर ये कहाँ से आ जाता है? और अगर ये आ जाता है तो फिर सर उसका कारण क्या है? क्या कोविड के कारण ये सब हो रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एज ए ऑर्थोपेडिशन हमारी डेली लाइफ के अंदर हम जितने भी नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, तो पहले रेशियो था 10 में 8 नी रिप्लेसमेंट होते थे, 2 हिप रिप्लेसमेंट होते थे। आफ्टर कोविड ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। पहले 6 नी रिप्लेसमेंट होते हैं, अभी ये 4 हिप रिप्लेसमेंट हो गए। ओह माय गॉड! तो ऐसा क्यों हुआ? कोविड में अपन बोल सकते हैं कि भाई बैड लक था कि लोगों को कोविड हुआ। अब कोविड में इतनी दवाइयाँ भी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। इवन टू बी वेरी फ्रैंक डॉक्टर्स को भी फर्स्ट में पता नहीं था कि हाउ टू ट्रीट। यानी हर कोई जो था वो कंफ्यूज था कि भाई क्या यस, करे, यानी कहीं पे भी हाथ पैर मारो, जो आया वो सही। पीपल वर ट्राइंग, बेड्स नहीं थे, तो लोगों ने एक बिग स्टीरॉयड दिया। लकीली अनलकीली वो इफेक्ट हुआ, पेशेंट वे फीलिंग बेटर। तो इवन डॉक्टर्स ने भी खुद ने भी ये ट्रीटमेंट लिया है। स्टीरॉयड ने क्या किया ध्रुव भाई कि आपके जो गोले की जो खून की सप्लाई है
उसको खराब कर यानी स्टेरॉइड इतना खतरनाक होता है? यस। पहले भी हमारे पास जो पेशेंट आते थे, जैसे कोई स्किन की दवाई लेता है, स्किन की दवाई में भी कई बार स्टेरॉइड का यूज़ होता है, तो उसके चलते उनके गोले खराब होते थे। बट आफ्टर कोविड सडनली ये रेशियो बहुत बढ़ गया, आपका गोले का खून का सप्लाई कम हो गया, खून का सप्लाई कम होने से गोला खराब हुआ, फिर हमको इसमें हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो जैसे कि आपने सर बताया स्किन की दवाइयाँ, तो वो कौन सी किस तरीके की स्किन की दवाइयाँ होती है? कई बार कैसा होता है, स्किन में एलर्जीज होती हैं, स्किन में ओ, आपको अपने गुजराती बोलते धाधर खरजवा होता है। दादर खरजवा जिसको यस, जो बोलते हैं। अपने कॉमन वर्ड से जो अपने बोलते हैं झादर हो गया, वो सालों साल तक वो स्किन की गोली खाते रहते हैं। जी जी। अब उनको नहीं पता होता है कि वो स्टेरॉइड है। ओ। गांव में वो बोलते हैं कि वो नीले कलर की गोली देना, लाल कलर की गोली देना, बट दे डोंट नो व्हाट मेडिसिन इट इज। हरी उनके गोली लिए दो, वो, लाल गोली दो, हाँ, वो रुपए वाली गोली है, उससे ठीक होता है, बट उसे वो ठोक होता है। स्टेरॉइड है जो उनको दर्द को खत्म करता है टेम्पररी, इनसाइड बहुत डैमेज करता तो सर जो लिवोसेट्राजिन जैसे ड्रग हो गया, मोन्टोक्लास्ट हो गया, क्या सर वो भी सेम इफेक्ट करता है क्या सर? है। नहीं नहीं, इसमें लिवोसिट्रेजिन वो एक एंटी एलर्जिक है। जैसे अपन ने कोई दवाई ली, उससे अपने को रिएक्शन आया, तो उसका रिएक्शन कम करने के लिए लिवोसिट्रेजिन है। वो थोड़ा साइड सिडेटिव्स है, बट उसको नींद वगैरह आता है, बट उससे इतना बड़ा नहीं है। मेन दिक्कत है स्टेरॉइड, डेफ्लाजाकॉट, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, जो अपना हाई डोज देते हैं पेन को सबसाइड करने के लिए, दैट विल डैमेज योर हिप। तो अगर सर समझे कि जैसे कि कोई है तो उसको स्किन की भी एलर्जी है और उसको ये दवाई लेनी भी पड़ रही है ना? तो सर उसके लिए क्या क्या सावधानी है जो वो बरत सकता है कि उसकी वो चीज़ उसको आगे जाके हड्डियों में ना चली जाए? डेफिनेटली स्किन के अंदर आपको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि भैया सर हमको लाइट डोज की दवाई दीजिए, जी। जो मैं लॉन्ग टाइम तक लूँ तो भी मेरे बोन के अंदर दिक्कत ना देवे। आपको डॉक्टर की सलाह बिना, कई बार कैसा होता है कि अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, दुकान पे जाते हैं, भैया वो चमड़ी की गोली दो, बट वो आपको नहीं पता क्या दवाई है, तो अगला भी आपको दे देगा, आप लो लोगे, आपको अच्छा फील होगा, फिर आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे, बट वो हाई डोज है। तो आपको स्किन की दवाई अपने रिस्पेक्टेड स्किन के स्पेशलिस्ट के थ्रू ही लेनी चाहिए, ऐसे दवाई नहीं लेनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली नहीं लेनी चाहिए। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा और कि जैसे कि हमने आगे बात की जिस तरीके से कि भाई 8-8 9-9 घंटे एक जगह पे हम अगर बैठ के हम काम करते हैं, तो ये जो इतना सारा काम करने के बाद क्या हमारी स्पाइन जो है वो डैमेज नहीं हो जाएगी? डेफिनेटली दो भाई, इसमें जैसे अभी रिसेंटली मोदी साहब ने देश को एक संदेश दिया है कि भाई एनर्जी क्राइसिस में आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। जी। सो आजकल सरकारी ऑफिस में भी लोग 2-2 दिन हफ्ते में वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कॉर्पोरेट में वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम में कई बार कैसा होता है कि आप जब बैठते हैं, आपका जो सीटिंग पोस्चर जो है, इट शुड बी लाइक दिस। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जब अपन लॉन्गर आवर्स के लिए काम करते हैं, तो धीरे 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 आपका स्पाइन यूँ हो जाता है। सो ग्रेजुअली आपका जो डिस्क है वो कंप्रेस होके ऐसे बाहर निकल जाता है, जी जी। और बाहर निकल के वो नस को दबा देता है, और उसकी वजह से आपको फिर पैरों में सनसनाहट होना, सूनापन लगना, गर्दन में दबा के ऐसे हाथ में दिक्कतें होना। जो सिटिंग आपका जो पोस्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट शुड बी लाइक दिस, कि आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, आपका जो नी है वो 90 डिग्री बैंड होना चाहिए। कई बार अपन यूँ बैठ जाते हैं, कई बार अपन यूँ बैठ जाते हैं, कई बार अपन यूँ बैठ जाते हैं, अच्छा। तो इन दैट यू आर डैमेजिंग योर लंबार स्पाइन, योर नी, योर हिप, योर सर्वाइकल स्पाइन। तो सिटिंग पोस्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपकी डेली लाइफ के अंदर। खास करके जो भी अपने व्यूअर्स अभी जो देख रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो आईटी के अंदर हैं, उनको एक सिंपल मैसेज है कि ड्यूरिंग वर्क आप अपना जो स्पाइन का जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रखिए। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर लॉन्गर आवर्स, आपका जो पीछे का जो चेयर है, उसके बीच में एक अर्गोनॉमिक्स वाला एक जो गादी आता है, कुशन आता है, जी जी। दैट यू कैन कीप। आजकल ऑनलाइन उसके साथ वाली चेयर भी मिलती है, दैट यू कैन हैव। ये एक बॉडी का इन्वेस्टमेंट है। अपन गोलियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे अच्छा आप अपनी बॉडी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपकी जो चेयर है वो कंफर्ट होनी चाहिए, इसका अर्गोनॉमिकली आपको स्पाइन को सपोर्ट होना चाहिए, आपके नी है वो 90 डिग्री में बैंड होने चाहिए, देन यू कैन वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स। यानी आपने 3 बातें बताई। एक आप अपना जो पोस्चर है वो सही रखें, एक ergonomic जो चेयर के बारे में आपने बात की, राइट। और तीसरा एक जो आप चाहो तो आप एक गद्दी भी एक रख सकते हो Recent, जिससे आपकी एक पोजीशन ठीक रहे। राइट। पर सर मेरा एक मानना है एक और कि आजकल के जो युवा है या फिर ओल्ड एज भी देख लो, हर कोई मोबाइल तो यूज़ करता है। डेफिनेटली। तो सर मोबाइल तो कोई यूँ ही यूज़ करेगा, कोई यूँ यूज़ करेगा। तो सर लोग 12-12 घंटे सिर्फ चैटिंग में सर ऐसा टाइम निकाल देते हैं। सर वो लोग इतना कहाँ से झेल पाएँगे? डेफिनेटली। रिसेंटली वी हैड अ पेशेंट,
उसका एक सिंपल कंप्लेन था, जब आया तो उसका नेक है वो फिक्स हो गया है। अच्छा, अब उसको पीछे से बोला तो पूरा ये यूं घूम रहा है, यानी मोबाइल देखने से ऐसा हुआ? मतलब वो कंटिन्यूअस करते करते सो गया। अब मोबाइल? सो तो गया, हाँ सो गया, और उससे जब उठा तो उसकी गर्दन यूं ही है। अरे बाप देन ही इज नॉट एबल टू मूव, पीछे से बोला तो पूरा ये यूं घूम रहा है। तो ये एक कॉमन सिनेरियो आजकल देखने को मिलता है यंगस्टर्स के अंदर, जो लॉन्गर आवर्स तक मोबाइल को यूज़ करते हैं। कई बार आपका जो स्लीपिंग पोस्चर है, पिलो जो है वो ठीक होता है, जी, तो वो आपके गर्दन को ये टिल्ट कर देता है, जी। और जब आप सोते हो तो वो आपकी सर्वाइकल जो डिस्क है वो नस को कंप्रेस कर देती है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा लोग गर्दन का पट्टा पहनते हैं, इसके लिए आपको पट्टा पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फिजियोथेरेपी करिए। आपका जो कुदरती पट्टा है, नेचुरल बेल्ट, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। हमेशा ऑर्थोपेडिक्स में बोन और मसल दोनों का कंबाइंड इफेक्ट रहता है। बोन एंड मसल्स, यस, यानी जो बोन है उसके हाँ, बीच में एक उसके मसल्स है। सपोर्ट में कुदरत ने मसल दिया हुआ है। तो ये ड्यूअल सपोर्ट है, आपको इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको स्ट्रेंथनिंग करना है, पेशेंट को अवेयरनेस होना चाहिए। सो कोई भी पेशेंट जो हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, डेफिनेटली ड्यूरिंग वर्क आप 20-25 मिनट में खड़े होइए, थोड़े बहुत स्क्वाट्स कीजिए, थोड़े पुशअप्स कीजिए, मेक योर मसल वर्क। मसल को एनर्जी मिलेगा, मसल में ब्लड का सप्लाई जाएगा, तो स्ट्रेंथनिंग होगा, आपको भविष्य में दिक्कतें कम होंगी। यानी अगर आप जिम ना जा पाओ तो कोई समस्या नहीं, बट कम से कम अगर आप चाय बना रहे हो या आप और कुछ काम कर रहे हो, तो जहाँ से आपको 5 मिनट मिली, 10 मिनट आपने जहाँ से चुरा लिया फिर आपने ले ली, तो और कुछ चीज़ें उससे बेटर है आप ऐसे या ऐसे कर अपन स्ट्रेचिंग भी कर जी। सकते हैं। पर सर कई बार ये जानने में भी आया कि कई बार लोग ना ये जो ऐसे उँगलियाँ होती है ना सर ऐसे करते हैं, ऐसे, ऐसे इसको जो होता है वो मरोड़ देती है। जी। तो सर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत कब होती है, जब आपके शरीर में कैल्शियम, B12, D3 की कमी होती है। जी, पहले जब इंसान खेत में काम करता था, डायरेक्ट सनलाइट मिलता था, विटामिन D3 बनता था। आज की कॉमन लाइफ में जैसे आप मैं हैं, घर गए एसी है, गाड़ी में बैठे एसी है, ऑफिस आए एसी है, सनलाइट का एक्सपोजर है ही नहीं। सो वो आपको D3 की कमी करता है। स्पेसिफिकली वेजिटेरियन के अंदर B12 की कमी है। फूड इंटेक में अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, तो उन सब चीज़ों में आपको ये क्रैकलिंग साउंड कई बार आता है। फॉर दैट यू हैव टू एवरी 6 मंथ्स 1 ईयर आपको ये चेकअप कराना चाहिए, और इसके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। यानी सर हर किसी को हर 6 महीने में वो चेकअप करवाना होता है या किसी-किसी को ही? जैसे आज आप और मैं हैं, हम यंग हैं, हमको ये दिक्कतें कम होती है, बट जब आप 35 को क्रॉस करोगे, जी, आपके बॉडी में इसका प्रोडक्शन कम होगा, 40 के बाद बंद भी हो सकता है। किसका? देन कैल्शियम का D3 का? D3 कैल्शियम ब्यूटीऑल, देन यू ओके। फील लेथार्जिक। जैसे आज मैं और आप 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, डाउन द लाइन 40 के बाद आप ये सब काम नहीं कर पाते हो, मतलब इतना आप वापस एफिशिएंटली। बोलिए कितना घंटे? लाइक राइट नाउ वी आर वर्किंग 18 आवर्स 20 आवर्स अ डे। एक पैशन होता है इंसान का कि मैं काम करूं। मैं सुबह 6 बजे निकलता हूं, मेरे 8 हॉस्पिटल्स हैं, राजस्थान से लेकर गुजरात तक। जी। सो 8 हॉस्पिटल को मैं पर्सनली जाके विजिट करता हूं। ओह माय गॉड! आप यानी एक साथ 8-8 हॉस्पिटल आप ऑपरेट कर रहे हो। जी, बहुत बढ़िया, बहुत we बढ़िया। have 8 hospitals in India, 1 in Africa. So we go there, we operate there. Even वहाँ से भी पेशेंट आते हैं। हमारा मेन काम ध्रुव भाई ऑल ओवर इंडिया से भी है। कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद, सब जगह से पेशेंट आते हैं। हम नेपाल में भी कैंप करते हैं। रिसेंटली हमने अफ्रीका भी इस 28 को हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे हमारा एक हॉस्पिटल है, हम लोग वहाँ पे भी एक्सपांड कर रहे हैं। बेसिकली हमारा एक यही है कि एक सेवा देना है। When I met some big surgeon, I'll not name him, मैंने उनको पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि सर ही रन्स 10 टाइम्स मोर हॉस्पिटल देन मी, जी। तो सर आपका ये क्या मोटिवेट करता है आपको इतना अच्छा काम करने के लिए? हाँ, पर सर ये तो हर किसी को तो क्वेश्चन होगा ना कि सर आप इतनी प्यारी सी एज के अंदर आप एक 9 हॉस्पिटल, वो भी एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल, आपने इतना अच्छा नाम कमाया सर। तो हर कोई जानना चाहेगा सर, वो क्या हर कोई जानना चाहेगा इसके पीछे आपका मीन्स आपका मोटिवेशन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका इंस्पिरेशन क्या है? ज़रूर बताइए सर। सिंपल एक वर्ड है, सर्विस, सर्विस, सर्विस। जब आप इस चीज़ को हर एक डॉक्टर अपने अंदर डाल देगा, जी, तो वो अपने जीवन में सफल हो क्या जाएगा। बात है। मैं जब पढ़ता था, मेरे दादा ने हमको बोला था कि बेटा जब आप डॉक्टर बन के आओ, गरीब की सेवा खूब करना। पैसे हमारे फील्ड में बाय प्रोडक्ट है, वो आने ही है, जी, बट हफ्ते में एक दिन आप सेवा करिए। आज लास्ट 8 साल से हम लोग हर शनिवार को फ्री में ऑर्थोपेडिक की ओपीडी सेवाएं उपलब्ध कराई है हमारे हॉस्पिटल में। यानी आप एवरी सैटरडे जो है आप किसी की भी फीस नहीं लेते, डेफिनेटली बिल्कुल फ्री है। हम लोग जिस एरिया में से बड़े हुए हैं, हमने वहाँ पे गरीबी भी देखी। जी,
इंसान के पास डेली कमाता है, डेली वो उसको स्पेंड करता है, हाँ, उसके लिए खुद के स्वास्थ्य के लिए पैसे नहीं है, तो उसको हम लोग ने हर शनिवार फ्री किया हुआ है। यानी जो लोग डर रहे कि यार डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरी ओपीडी का खर्चा इतना हो जाएगा और खर्चा इतना हो जाएगा, तो चाहे तू जाके वहां पे जाके कम से कम तुम डायग्नोसिस करवा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, राइट ना सर? एक और चीज, डायग्नोसिस हमने फ्री किया हुआ है। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान योजना ला के इवन ऑपरेशन भी फ्री किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट भी आजकल बहुत रोल प्ले कर रही है। गवर्नमेंट की भी एक इच्छा है कि नीडी को ऑपरेशन फ्री में हुए। अभी जी मैं सर। आज की आपको बताऊं, हमारे पेरीफेरी में ट्राइबल बेल्ट है। ओके। पहले किसी भी ट्राइबल बेल्ट में किसी भी गरीब पेशेंट ने सोचा नहीं होगा कि उसका घुटना फ्री में बदल जाएगा, उसका कूल्हा फ्री में बदल जाएगा। हम लोग ये ऑपरेशन भी आज की तारीख में आयुष्मान योजना में फ्री में करके देते हैं। यानी आपको अगर समझो कि आपको गोला बदलना है हिप का या फिर आपको घुटने बदलने हैं, तो वो आयुष्मान के तहत भी हो जाता है। डेफिनेटली फ्री है, एक रुपये का डेफिनेटली। खर्चा नहीं है। यानी अगर अगर चलो समझो वो ऑपरेशन का, शायद मेरे मानने में वो ऑपरेशन का खर्चा फ्री में जी होगा, जी, पर समझो उसका जो बाकी का जो रहने का है, वो तो खर्चा उसको देना पड़ेगा ना? एवरीथिंग इज फ्री ध्रुव भाई। पेशेंट को जेब में एक रुपया लेके नहीं आना है, उसका अच्छा, एकोमोडेशन भी फ्री है। एकोमोडेशन फ्री है? यस, क्या पेशेंट बात। आया पेशेंट गया, सब कुछ फ्री है। और ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? डेफिनेटली गवर्नमेंट भी बहुत अभी एफर्ट्स बहुत डाल बहुत रही है। अच्छा। एकदम पुअर टू पुअर, एकदम रूरल टू रूरल उनको पहुंच है। और गवर्नमेंट डूइंग एब्सोल्युटली गुड वर्क। यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है, दे आर आल्सो डूइंग गुड वर्क। यस सर। वेरी बिग क्लाउड टू देम, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड वर्क। नहीं सर, बहुत बहुत उनका धन्यवाद वैसे ऑफिसर और ऐसी सरकार और आप जैसे डॉक्टरों का, जिन्होंने इतने यानी उस तबके के इंसान को उन्होंने जाना है और पहचाना और उनके लिए ऐसी ऐसी स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसकी भी ये सोच रही है, डेफिनेटली उन सबको धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद मोदी साहब, डेफिनेटली। है। राइट। आई एम नॉट स्पोक पर्सन ऑफ एनीवन, बट डेफिनेटली ही इज डूइंग गुड वर्क। यानी आप कह रहे हैं कि जैसे ये जो ये अभी की जो मोदी सरकार है, ये जो स्कीम लेके आया, सर लोग ऐसा बोलेंगे ये लोग भाजपा की एडवर्टाइज नहीं करें नहीं, मोदी I सरकार की। I I have nothing to do with any political party. We work in a state where there is a Congress government also. But definitely ये स्कीम ने रूलर तक पहुंच किया है। यानी लोगों जो की सरकार जिंदगी का वो बदला है। तबका है, कम से कम उनका वो चाहना है कि भी एक जो गरीब तबके का जो बंदा है, जो यानी सबसे कम लेवल का जो बंदा है, जिसके पास पैसे की भी प्रॉब्लम हो, तो वो तो बेचारा क्या करेगा फिर? यानी Definitely. अगर उसकी हड्डी को कुछ हो गया तो वो तो फिर उसके बाद एक ही है कि भगवान तू मुझे उठा ले। Yes. उससे बेहतर है कि वो उसको भी वो एक आप अपना वो एक सेवा दो। मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ भाई, बहुत ही हार्ट टचिंग ये घटना मैंने देखी थी। मैं अफ्रीका गया था, हमारी वहाँ जी। हॉस्पिटल, तो आई विजिटेड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके। वहाँ पे एक वार्ड, ऑर्थोपेडिक वार्ड, तो उसमें जिस भी इंसान का कूल्हा फ्रैक्चर है, तो उसमें एक सेइंग है, इधर यू विल गो अप, या तो आप वहाँ पर डेथ हो जाएगी, और इधर यू कम आउट ब्रोकन लेग, मतलब आप लंगड़े बाहर आओगे। अरे बाप। सर्जरी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सर्जन्स की कमी है, लोग 2-2 महीने तक वेट करते हैं। मेरा एक पेशेंट है जो मैं जाने के लिए उसने 2.5 महीना वेट किया था। अगेन वो फ्री नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें कॉस्टली मिलती है। जी। तो 7 से 8 गुना पैसा वहाँ पे पेशेंट को लगता है। यू कंपेयर सेम थिंग इन इंडिया। और सर मैंने जाना है कि सर अमेरिका जैसे यानी जो फर्स्ट ग्रेड कंट्री है, उनमें भी अगर समझो कि वहाँ पे आपको ऐसा कुछ ऑर्थोपेडिक में कुछ अगर हो गया, यानी हड्डी टूट गया, कुछ भी हो गया, तब भी यानी समझो खर्चा भी मोटा मोटा सा है। और जो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि भी वहाँ पे जल्दी आपको ट्रीटमेंट भी नहीं मिलती, यानी अमेरिका है जो हाँ, अपने आप को बोलता है हाँ, भाई हाँ। मैं यानी जगत का मैं जमादार जो मैं हूँ, वहाँ पे भी यही हाल है। और अफ्रीका जैसी कंट्री है ना, जो पुअर ग्रेड्स में आती है, तो उनका भी यही हाल। यानी सर आप ये कहना चाहोगे कि हम जिस एरा में अभी जी रहे हैं, तो हम काफी यानी स्वर्ग में जी रहे हैं, यानी हमें कुछ इंडिया भी हुआ तो चल हमें कुछ मिल गया। और डेफिनेटली उसमें भी सर आप जैसे डॉक्टर, तो सर यानी हमारे बहुत बड़े भाग्य रहे फिर। हेल्थ केयर में इंडिया इज डूइंग सुपर्ब। रिसेंटली वी हैड अ पेशेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जी सर। उसको हिप रिप्लेसमेंट करना था, सेम आपने बोला उसको कोविड हुआ था। जी। ही वाज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, देन ही केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया फॉर सर्जरी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया यस, सर्जरी के लिए? उसको वहाँ पे 6 महीने का वेटिंग था। अब कौन इंसान इतना पेन लेके चलेगा? हाँ उसको सर, मेरे चला भी नहीं ध्यान जा में रहा। ये रखे कि समझो कि सर अगर आपकी हड्डी में कुछ हो गया है, तो सर वैसे तो हड्डी वहीं पे वहीं ज्वाइंट हो जाएगी, वो फ्यूज हो जाता है। तो फिर वापस सर उसकी सर्जरी अब इंडिया में होती है। डेफिनेटली हम लोग क्या बात आज ही आधुनिक टेक्निक से करते हैं। हमने इसकी ट्रेनिंग जो सिविल में ली है। नॉर्मली पहले क्या होता था रूप भाई, स्किन कट होता था, जी। मसल कट होता था, उसके 2 पोर्शन होते थे, फिर ये सर्जरी होती थी। यानी कोई उसमें चीरा बीरा बिना भी आप हाँ, यानी लेस इन्वेसिव हाँ, तरीके से, पहले ये सब बिना होता चीरा था। के। अभी हम लोग स्किन इनसे नॉर्मल से आधा लगता है, मसल को कट ही नहीं करते हैं, जी। मसल को रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर ये सर्जरी होती है, फिर मसल उसकी जगह पे आ जाता है। बहुत खूबसूरत। So we are the only certified Savastak technique surgeon from Mumbai in Palanpur, and we are doing absolutely good services for the patients.
लोग आज ऑपरेशन करते हैं, तीसरे दिन वो अपने पैर पे चल के बिना किसी सपोर्ट के घर पे भी जाते हैं। यानी 3 दिन के अंदर इंसान जो आता है रोता हुआ यस, और आप उसको मुस्कुराते हुए आप उसको आपको विदाई देते हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया गॉड्स सर। ग्रेस वी हैव डन मोर देन 8,000 knee replacement, hip replacement surgeries. 8000 Yes, क्या बात and more trauma surgeries है, ग्रेट there. सर। So definitely हमको जितना मौका भगवान ने दिया है लोगों की लाइफ को चेंज करने का, we are doing that. तो सर 8000 सर्जरी यानी मेरे को तो सोचने में भी मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार। गॉड ब्लेस यू सर। Thank you, thank you. पर इसी से ही आपके अनुभव से मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है कि भाई पिछले 10-15 सालों में अब हर किसी को अपनी बॉडी अच्छी बनानी है और वो लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जिम की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। पर सर इसमें मेरे ध्यान में ये देखने में आया है कि काफ़ी लोगों का सर स्पोर्ट्स इंजरी भी हो जाती है, क्योंकि हर किसी को अपना बच्चा जो है, जैसे हमारे जो पालमपुर है, एक उर्वित पटेल करके जो लड़का है वो भी अभी सर आईपीएल में बहुत अच्छा खेल रहा है। तो ऐसे लोगों को देख के लोग इंस्पायर भी तो होते हैं कि अभी मुझे भी मेरा बच्चा है जो स्पोर्ट्स में भेजना है, तो उसका जो फिटनेस है वो अच्छा रहना चाहिए। तो इसके कारण सर ऐसे भी आपके पास पेशेंट आते होंगे ना जो स्पोर्ट्स इंजरी लेके आते होंगे या फिर जिम इंजरी को लेके आते होंगे, तो सर फिर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? डेफिनेटली आज के इस स्पोर्ट्स इरा के अंदर रिसेंटली जैसा आपने बात उर्विल पटेल ने हमारे पालन में बहुत शान की बात है, गौरव की बात है, उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऐसा ही सेम केस हमारे पास अभी तंजानिया अफ्रीका से आया था। ही प्लेस फॉर तंजानिया क्रिकेट टीम। जी उसको एसीएल इंजरी था। आज के इस युग के अंदर एसीएल इंजरी स्पोर्ट्स फिजिशियन के लिए बहुत ही कॉमन इंजरी है। सो एक ये वर्ड है एसीएल, जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि एसीएल क्या होता है। लिगामेंट अपन जो बोलते हैं, नी लिगामेंट, आप जब भी किसी चीज़ को छोटे से बड़ा करते हो तो एक रात में बड़ा नहीं हो जाता है। तो ऐसे ही मसल जो है इसको आपको ग्रेजुअली ट्रेन करना होता है। आजकल के रील्स के ज़माने में कोई ऊपर से छलांग लगा रहा है, उसको देख के 2 लोग और भी लगा देते हैं, बट वो नहीं देखता कि वो एथलीट है। वो पिछले 10 साल के लिए इस प्रोफेशनली चीज़ को कर रहा है। आप एक रात के अंदर उसको करने जाओगे, डेफिनेटली यू गोना डैमेज योर नी, योर स्पाइन, योर हिप, योर शोल्डर। यानी अगर लोग जो बच्चे हैं आजकल जो जिम में जाते हैं और वो देखते कर यार इतने अच्छी बॉडी बना ली, लाओ मैं भी आज के आज बॉडी बना दूं, तो आपका कहने का मतलब वो आज नहीं तो कल खटिया पे तो जाने ही वाला है। मतलब वो अननेसेसरी अपनी नी को डैमेज कर रहा है। जी पहले 40 के बाद लोगों को आर्थराइटिस की शुरुआत होती थी। जी। रिसेंटली हमारी प्रैक्टिस में हमने ऐसा देखा है कि लोगों को 32-33 साल के अंदर भी आर्थराइटिस के अर्ली सिम्टम्स आने लगे हैं। हाँ सर, तो मुझे लगा शायद ये एसी थे, यानी जो एसी ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है उसके कारण आते हैं क्या? एसी एक स्टिफनेस के लिए जिम्मेदार है। जैसे आप सुबह उठते हो, आपको शोल्डर में स्टिफनेस होती जी है, बॉडी में स्टिफनेस होती है, एसी आपको वो कर सकता है। जी बट जैसा आपने अभी डिस्कस कर रहा है कि स्पोर्ट्स इंजरी, तो स्पोर्ट्स इंजरी में मैं जिम में गया, मेरा बाजू वाला 100 किलो का उठा रहा है क्योंकि वो पिछले 7 साल से कर रहा है। राइट। मैं 7 दिन भी नहीं गया, मुझे भी जोश आ गया, मैंने जोश-जोश में कर लिया। डेफिनिटली मेरा बाइसेप टियर हो जाएगा, मेरे नी के ऊपर डैमेज आ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको दुबई में समझाऊँ, आज के कॉमन नी इंजरीज में जो एसीएल है वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पेशेंट को एसीएल की इंजरी होती है। जी तो ये घुटना है, घुटने में 2 हड्डी के बीच में ये गादी है जिसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। ये आपका एक लिगामेंट है आगे का जिसको एसीएल बोलते हैं, पीछे का लिगामेंट है उसको पीसीएल बोलते हैं। यानी सर ये जो धागा है वो, यस, ये यानी धागा जो उस टाइप का मसल्स आते हैं। यस एक लिगामेंट होता है लिगामेंट। जिसका काम है आपके घुटने को आगे और पीछे जाता हुआ रोकना। ओह तो अभी अपन बैठे हैं, आपका घुटना 90 डिग्री मुड़ा हुआ है इन दिस राइट। कंडीशन। जब आप उसको नीचे बेंड करते हो तो पूरा प्रेशर आपके लिगामेंट और गादी के ऊपर आता है। अब आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा कि भाई जब फुटबॉलर किक मारता है तो उसका नी अचानक से ट्विस्ट हो जाता है। हाँ कोई टेनिस का प्लेयर जब जंप करता है, जब वो लैंड करता है तो उसका ग्राउंड पे पैर टच होते उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है। जी। राफेल नडाल, रोनाल्डो, अब्रामोविक, हाँ, ये हमने कई सबको बार ऐसे सुना है कि जैसे जो कोई क्रिकेटर होता है वो फिर यस 6-6 महीने के लिए वो। एसीएल की इंजरी होती है। जी रिसेंटली अभी रोहित शर्मा जी का बहुत एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनका ऑन फील्ड ही उनका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया, ओह, फिर उन्होंने खुद ही बिठा दिया। तो ये सब इंजरी स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है और ये एक अच्छे स्पोर्ट्स फिजिशियन को दिखाना चाहिए। पहले मैं एसीएल की बात करता हूँ, तो एसीएल सबसे ज़्यादा इंजरी आजकल होती है। इसमें इंजरी जिम के अंदर बहुत कॉमन होती है। कई बार लोगों को जिम धीरज नहीं रख पाते हैं, वो एक दूसरे को देख के जल्दी करने के चक्कर में अपने बॉडी को डैमेज करते हैं। तो जो भी व्यूअर्स है, जिम करना अच्छी बात है,
गलत बात नहीं है, आप फिटनेस फ्रीक हो, एंथुसियास्ट होना चाहिए, बट गो विद ग्रेजुअल फ्लो। यानी धीरे धीरे हाँ, ये आप सफर हमें बहुत लंबा तय करना है, यस वो कछुए की तरह चलना है। यस बहुत सारे पेशेंट आते हैं ध्रुव भाई कि हमको घुटने की डैमेज होती है, जी हम जिम में स्क्वाट्स करें कि नहीं करें। एब्सोल्युटली आपको स्क्वाट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी एक्सरसाइज करे उसमें आपका घुटना 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए, ओके। नहीं तो आप अपने गादी और आपके एसीएल को डैमेज कर सकते हो। साथ ही में आजकल लोग शोल्डर के ऊपर ज़्यादा प्रेस देते हैं, तो शोल्डर के इम्पीचमेंट का कंडीशन आता है, शोल्डर के रोटेटर कफ टियर हो जाते हैं, तो ये सब बहुत कॉमन हाँ, ये इशूज है। शोल्डर इम्पीचमेंट वाला जो आपने बताया ना, वो काफी जगह पे हम लोगों ने हमने सुना है कि भाई जो है हमारे शोल्डर में ये जो है वो जो समस्या अब आ चुकी है। तो सर ये जो एसीएल है, तो सर उसको यानी सर्जरी से वो ठीक होते हैं, यानी किस तरीके से ये फिर इसको हम कर सकते हैं? ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट सर। अपने गुजराती में कહેવત है कि पानी पूरा होता पहला पाड़ बांधी दो। आग लगे नहीं पहला यस कुआं खुद ही ना हो, यानी यस आग लगे उसके पहले भाई तू कुआं यस खुदने थोड़ी ना तो जाएगा। आपको पहले एमआरआई करानी चाहिए। जी एसीएल इंजरी के 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जी ग्रेड 1 के अंदर वो 30% डैमेज है, ग्रेड 2 के अंदर 50 टू 60% डैमेज है, वो मैनेजेबल है। बट जब आपका जो एसीएल ग्रेड 3 में जाता है, जी जब वो पूरा फटता है, फिर उसमें सर्जरीज होती है। अगेन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, इसमें हम लोग लेस इन्वेजिव आर्थ्रोस्कोपिकली सर्जरी करते हैं। आपके बटन जितने ही 2 टाँके आते हैं, उस एक में से दूरबीन जाएगा, एक में से मशीन जाएगा। आप ही की एक नस लेके उसको बायोडिग्रेडेबल स्क्रू, मतलब वो जो स्क्रू है खुद बॉडी में पिघल जाएगा, उसी से इसको फिक्स किया जाता है। तो टेक्निक बड़ी है, बट एज अ डॉक्टर हमारी पहली आपको एडवाइस वही है, आप संभालिए, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, राइट राइट सर। यानी ग्रेड 1 ग्रेड तक जो है वहाँ तक तो ज़रूरत नहीं है, बट जैसे ही आप ग्रेड 3 की अगर आपको भगवान न करे अगर ऐसी इंजरी हो जाए, यस तो फिर ये ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। तो सर आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आजकल के जो युवा जो लोग हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो कायरोप्रैक्टर जैसा कुछ मेरे को पता नहीं क्या है, आई थिंक शायद मैं भी सोच रहा हूँ राइट उसको क्या गुड गुड क्या, क्या बोलते हैं सर वो ऐसे ऐसे जो उनको हाँ chiropractors जो हाँ होते उनको हैं, प्रेस करते हैं और टक उनको टक की आवाज़ वाले वीडियोस आजकल काफ़ी वायरल हो रहे हैं। जी 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 सो बेसिकली chiropractic इज अनदर साइंस, जिसमें आप किसी एक्सपीरियंस वेल ट्रेन chiropractor से कराओ तो बात अलग है। अच्छा लोग देखा देखी में किसी के पास भी करा लेते हैं, जैसे अभी एक मैंने देखा एक पेशेंट आया था, उसने कहीं पे ये यूं करा दिया था, हाँ हाँ तो इसका पूरा स्टिफनेस हो गया था। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में उसमें पैरालिसिस भी होता है। ओ बाप रे तो प्लीज़ आप उसमें ज़्यादा ध्यान रखिए, किसी भी अननोन पर्सन पे जाके chiropractic मत कराइए। वो टक टक साउंड के फैंसी चीज़ के अंदर आप अपने को प्रलोभित मत कीजिए। इससे बेटर है जो एक्सपीरियंस chiropractor है उसी के पास जाइए, या तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। तो सर ये जो कायरोप्रैक्टर होते हैं वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं होते क्या? नहीं, वो एक फिजियोथेरेपी में एक अलग से इसका एक डिपार्टमेंट यानी है। बोथ आर डिफरेंट। बोथ आर डिफरेंट, बट ये आजकल थोड़ा लोग एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग ये करें, हम लोग वो आवाज़ करें। आप एक्सपीरियंस के पास कीजिए, और या तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। अलग से आप नए लोगों के पास मत जाइए प्लीज़, वो आपको कंप्लीटली पैरालिसिस कर सकता है। सो बी वेयर। तो सर जैसे हम जिम की जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो एक और भी ध्यान में चीज़ें आती हैं कि आजकल लोगों के जो फैट बढ़ जाते हैं, ठीक है, यानी जिसको हम ओबेसिटीज जो बोलते हैं, तो क्या सर उससे हमारी नीज या हमारे जो हिप्स जो होते हैं या फिर हमारे जो बैक पेन होती है, क्या सर उस पर कुछ असर होता है क्या? डेफिनेटली ध्रुव भाई, इससे वजन पे, नी पे, स्पाइन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। आपका 1 किलो वजन बढ़ता है, तो आपका नी, हिप एंड स्पाइन पे आता है 5 किलो का वजन बढ़ता है। तो आप जब भी वजन गेन करोगे तो आपका नी पे आर्थराइटिस का समस्या बढ़ने की संभावना बढ़ती है, हिप पे आर्थराइटिस की समस्या बढ़ती है, स्पाइन पे डिस्कम्प्रेशन की भी समस्या बढ़ती है। तो जो भी लोगों को अर्ली साइंस हैं, दे आर डेफिनेटली एडवाइज टू वर्क ऑन देयर वेट। जिसका इसका जो वेट ऑलरेडी ज़्यादा है, उनको युद्ध के दौरान पे अपने वेट को कम करना चाहिए। जैसे आजकल अपन देखते हैं कि वो पाउडर पीता है, इससे वजन कम हो जाता है। ऐसे कम नहीं करना है। अपन आजकल क्या करते हैं कि एक महीने में 5 किलो कम किया, दूसरे महीने में 10 किलो बढ़ गया। जी ऐसे नहीं, एक महीने में एक कम किलो कम करिए, दूसरे महीने में 2 किलो कम करिए, 12 महीने में आपका 12 किलो कम हो जाएगा। जी, सिंपली फॉलो योर डाइट। यानी ग्रेजुअली कम करना है। यस, मोदी साहब भी जैसे बोलते हैं कि मिलेट्स, मिलेट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके वजन को कम कर सकता है। जो देसी भाषा में बोलते हैं कि लंबा दाना नहीं खाने का, गोल दाना खाने का। गेहूँ का उपयोग कम करिए,
बाजरी, ज्वार, मकई ज़्यादा करिए। 2 टाइम खाते हैं तो आप 4 टाइम खाइए, खाने का मना ही नहीं है, भूखा मत रखिए खुद को। लेकिन उसको पार्टीशन में करके खाइए। आज आप 4 रोटी खाते हो तो 2-2 रोटी का पार्टीशन कीजिए। जी जी। अपना जैसे पुराने अपने शास्त्र में लिखा गया है कि भई शाम का खुराक सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए, जी तो वो भी एक साइंस था। जी। आप जितना अर्ली डिनर करते हो, आपके बॉडी को पाचन की शक्ति का समय मिलता है, फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है, आपका फैट गेन नहीं होता है। इवन आप जब भी खाना खाने बैठे पहले सलाद ले लीजिए, तो सलाद। आपका पेट भर जाएगा। राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्या खाना है, कब खाना है, कितने टाइम पे खाना है, कितने बजे खाना है, ये पूरा एक बॉडी का एक साइंस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे यानी आपका कहने का मतलब है कि जो हमारे पुरखों ने जो हमें सिखाया था हमको उसको अब फॉलो करना चाहिए। डेफ़िनेटली ये सही साइंस था, अपने बॉडी को अपने को समझना पड़ेगा, बहुत तभी बढ़िया। आप खुद के डॉक्टर बनिए। नहीं सर, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि आप तभी यानी अच्छी कोई जगह पे परफॉर्म कर पाएंगे, यानी तभी आप अपना अच्छा काम कर पाओगे या बिजनेस कर पाओगे या पढ़ पाओगे, जब आपका जो बॉडी है वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा तो सर आप लाइफ कहाँ से जी पाओगे? तो सर ध्यान में ऐसा भी आता है कि बहुत सारे लोग जो जैसे कि आपने बताया कि यानी पेट भर के नहीं खाना चाहिए, राइट, और कुछ लोगों को तो आदत होती है ना सर पेट भर के खाने राइट, की। राइट, तो होता क्या है सर, जैसे कि मेरा दोस्त जो है वो जिम में जाता है, ठीक है, पर उसका ये कहना है कि भाई मैं न्यूट्रिशन लो, जैसे आपने बोला कि पाउडर पीने से अपने को बॉडी कम नहीं करना है, अपने को ग्रेजुअली धीरे धीरे करना है, वो एक तरीका होगा तो होगा, हम नहीं जानते। बट बात यहाँ पे आके अब आती है कि जो न्यूट्रिशन जो दिए जाते हैं वहाँ पे, कि भी समझ लो जैसे क्रिएटिन हो गया, BCAA हो गया, तो सर क्या वो बॉडी को सपोर्ट करेंगे या फिर बॉडी को डिस्ग्रेस कर देंगे? ये बीइंग इंडियन मैन वी हैव जेनेटिक्स कि जो आपको जो फैट डिपोजिशन है वो आपको एब्डोमेन के ऊपर आएगा। अफ्रीकन्स में हिप पे आता है, अलग अलग जेनेटिक्स की अलग अलग बातें हैं। जी कॉकेशियंस के अंदर उनका पूरा बॉडी में फैट का डिपोजिशन डाइवर्ट हो जाता है तो उनको ऐसा फैट बेली नहीं होता है। अगेन जब आप जिम में जाते हैं, आप ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, आपको प्रॉपर डायटीशियन के अंडर में ऑब्जर्वेशन में ही ये सब लेना चाहिए। कई बार कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बॉडी को नुकसान भी कर सकते हैं। आपको हेयर फॉल हो सकता है, आपको किडनी डैमेज हो सकती है। सो जो भी जिम गोइंग पीपल हैं उनको एक ही रिक्वेस्ट है, आप जो भी सप्लीमेंट लेते हैं अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन के साथ में रख के ही लीजिए। देन एंड देन ओनली यू कैन हैव योर बॉडी। बहुत खूबसूरत। जैसे कि कुछ लोग स्टेरॉइड्स भी ले लेते हैं और फिर उनको नहीं पता कि भाई आगे जाके स्टेरॉइड तुम्हारी हड्डियां खत्म कर देगा। डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। बॉडी बनाइए लेकिन नेचुरल बॉडी बनाइए। नेचुरल। आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के लिए मत कीजिए। तो जैसे कि सर आपने बताया कि आपकी खास करके जो आपकी जो 8 हॉस्पिटल है, वो खास करके जो नॉर्थ गुजरात है और जो साउथ राजस्थान है वहाँ पे है। तो सर जैसे कि आपने जेनेटिक्स पे बात की, इसलिए मैं आपको ये बात पूछ रहा हूँ। तो सर आपको वहाँ पे क्या खास जेनेटिक देखने को मिला, या सबसे ज़्यादा वहाँ पे कैसे ऐसी किस तरीके की प्रॉब्लम आती है? डेफिनेटली नॉर्थ गुजरात, साउथ राजस्थान, हैवी फ्लोराइड। अपना जो जी, जी। पानी है उसमें हैवी फ्लोराइड है। इवन आप राजस्थान में जाओगे लोगों के दांत भी पीले हैं। मतलब बॉडी बोन्स के अंदर इतना फ्लोराइड है कि वो आपको दिखता है। So when we go for the surgery, we cut the bone. You can see there is a fluid in the bone, there is a weak bone. तो लोगों में आर्थराइटिस की समस्या बहुत ज़्यादा है। लोगों में घुटने की दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा है। वो अवेयरनेस के अभाव में चलते रहते हैं। बॉडी का एक सिंपल प्रिंसिपल है, आवर ह्यूमन बॉडी इज़ अ बिल्डिंग जी। जिसके दोनों पैर दो पिलर्स हैं। लोड एक पे आएगा, एक खराब होगा, ध्यान नहीं रखोगे दूसरे पे जाएगा। फिर आपका जो चाल है, जो नॉर्मल स्ट्रेट होता है वो फिर ऐसा हो जाता है। फिर आप यूँ चलते हो डक वॉक, टक। और फिर आपके स्पाइन पे लोड आता है। तो आपको जल्दी जगना है। अगर घुटना खराब है डेफिनेटली वेट नहीं करना है, पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी कराएगा, दवाई थोड़ी बहुत लिखेगा। अगर नहीं होता है आप नी रिप्लेसमेंट के लिए भी जा सकते हैं। रिप्लेसमेंट में भी फुल नी रिप्लेसमेंट है, एज वेल एज टेक्निक आगे बढ़ा है। आपके हाफ नी रिप्लेसमेंट भी आ गया हुआ है, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है व्हाट इज हाफ रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट। हाँ, मैं ये भी पहली बार सुन रहा हूँ सर, ये आधा कहाँ से आ गया? यस, ये एक माइक्रोप्लास्टिक सर्जरी है अच्छा। जिसकी ट्रेनिंग हमने सिविल साउथ से ली हुई है। जो भी लोगों को एक बाजू का ही घुटना घिसा में आया हुआ है तो उनको दूसरे बाजू के लिए वेट नहीं करना है। यू कैन जस्ट गो फॉर हाफ नी रिप्लेसमेंट। यानी आधा खराब है तो बस आधे का इलाज करना है। यस, तो उसके अंदर आपकी नेचर बच जाती है, आपकी इस बाजू की गादी बच जाती है, आपके जी, जी। लिगामेंट बच जाते हैं।
तो यू कैन गो फॉर अर्ली आर्थराइटिस में आप पार्शियल रिप्लेसमेंट में भी जा सकते हैं। तो जैसे कि सर आप आर्थराइटिस का दिखा रहे हैं कि जो गुजरात में जो अपना जो ये बेल्ट है उसमें फ्लोराइड्स की यानी समस्या काफ़ी है, ठीक है। पर सर आजकल मार्केट में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मार्केट में सर वो मिनरल वाटर्स भी मिलता है ना उसके राइट, हाँ। बोलते हैं तो वाटर प्योरीफायर, हाँ, हाँ। तो उसमें तो सर फ्लोराइड निकल जाता होगा ना उतना। हाँ। सो पानी में कैसा है कि अवर बॉडी इज इंडिया में खास बाउंड टू हैव नॉर्मल वाटर ऑल्सो, जी। बट कोई फॉरेन से आता है जिसका इंटेस्टाइन इसके लिए बाउंड नहीं है और वो अपना टैप वाटर पीता है तो सीधा उसको कॉलरा डायरिया हो जाता है। तो जीनेटिक्स, बॉडी, कल्चर, एटमॉस्फेयर, आपका जो हर एक नॉर्मल चीज़ के लिए आपका बॉडी का जो एक रिस्पॉन्ड है वो अलग अलग होता है। यानी जो बंदा जैसे आयुर्वेद में हमारे जो पुरखे जो थे वो कहते थे कि भाई अगर आप किसी का इलाज कर रहे हो तो उसका मीन्स उसका प्रदेश देखो, वो यानी वो कहाँ से आया है, वो कौन से मौसम में रहता है और उसको क्या समस्या, इस तीनों को देख के उसका निदान करो। डेफिनेटली। यानी अगर ऐसा नहीं कि भाई जो चीज़ यानी जो मुंबई को लागू यानी होगा वो मुंबई वाले लड़के को जो वहाँ पे रहता है वो सेम राजस्थान वाले को लागू होगा, क्योंकि दोनों की खाने पीने की कंडीशंस अलग है, तो अलग है। क्या सर मैं इसका ये मतलब निकालूं कि आपकी लाइफस्टाइल है, आपका खाने पीने का तरीका है, वो आपकी बॉडी पे काफ़ी 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 यानी वो महत्व रखता है। एब्सोल्युटली राइट ध्रुव भाई। इसमें बॉडी में मसल का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। बोन हेल्थ के साथ मसल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके बोन कभी भी विदाउट जिम यू कैन नॉट मेक इट हेल्दियर। आपको फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत जिम करना चाहिए। मसल को तो इतना आप स्ट्रेंथनिंग करोगे उतना ही आपको बोन को सपोर्ट मिलेगा। जो भी इंसान को अर्ली आर्थराइटिस के चेंजेस है, जिसके बोन वीक है, आप घुटने की एक्सरसाइज कीजिए, हिप की एक्सरसाइज कीजिए। आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो बोन पे लोड ही कम आ जाएगा। हाँ पर सर मैं वही कह रहा हूँ कि यानी हमारी जो लाइफस्टाइल जो है रहने की यानी उठ सोने की, उठने की और खाने पीने की, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे बॉडी में कितना चेंजेस लेके आ सकती है। बहुत चेंजेस लेके आ सकती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप लेज़ी हैं, आप बॉडी को वर्कआउट नहीं करते हैं, योर बोन विल ग्रो ओल्डर वेरी अर्ली जी, एज वेल क्योंकि एज उसको आदत नहीं रही। यस। जब आप उसको डेली एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाना लोगे, योर बोन विल बी हेल्दियर फॉर लॉन्गर रन। तो यानी अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छे से सो जाओ और अपनी लाइफ एकदम मस्त जियो। अपने गुजराती में कहावत है कि पहलू सूखते जाते नरिया। जाते न रहा। तो इन्वेस्ट इन योर बॉडी। इन्वेस्ट इन योर बॉडी। पर सर लोग यहीं पे तो दिक्कत खा जाते हैं, गाड़ी अच्छे से अच्छी लानी, उसका मेंटेनेंस यानी उसका ब्रेक ऑयल वो करते हैं, बट अपनी जो बॉडी का जो मेंटेनेंस है ना वो तो सर वो लोग देखते नहीं कि बॉडी का क्या मेंटेनेंस होता है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो। और खास करके सर मेरे ध्यान में ये है जो मायोनीज, आई थिंक मैंने नाम मायोनीज खाते हैं ना हम लोग एकदम चटाके से, तो सर ये जो जो इंडिकेट मैंने अभी देखा था कि वो जल्दी वो जो है वो मीन्स वो मेल्ट नहीं होती हमारे बॉडी के अंदर। तो सर तो हमको तो ऐसा लगा क्योंकि लोगों ने ऐसा बोला जिम जाते हैं तो जो जिम जाना है ना तो एक काम करो पहले घी बंद कर दो। तो सर घी वर्सेस मायोनीज आप क्या चूज करोगे। डेफिनेटली घी। अपने आयुर्वेद में पहले से ये बताया हुआ है, मायोनीज इज अ सिंथेटिक प्रोडक्ट मेड बाय अदर थिंग्स, जी। व्हेreas a ghee is a natural product। यानी घी तो खाना ही चाहिए। डेफिनेटली। यानी कोई चाहे कुछ भी आपको गुमराह करके यानी घी ना खाओ, घी ना, आपको घी हमेशा खाना है। कंपनी की एडवर्टाइजमेंट मत आइए। आप चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट में देखिए कि इसमें क्या है, जी। शुगर ही है। शुगर ही है। बॉडी एक ध्रुव भाई क्या है, एक टेम्पल है, एक मंदिर है, बहुत जिसके अंदर आपको क्या डालना है वो आपको पता होना चाहिए। शरीर जैसा आप समझ लो कि आपको ये कुदरत ने ये गाड़ी एक बार दिया है, अब यही एक ही गाड़ी आपको पूरे लाइफ के लिए चलानी है। आप क्या करोगे उसमें, अच्छा अच्छा आप ईंधन डालोगे, उसकी सर्विस अच्छी कराओगे। जी। आप जरा सोचिए, क्या आप अपनी बॉडी को ऐसे संभालते हो? नहीं। नहीं सर। आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर यही लोग पछताते हैं। आपको ये बॉडी कुदरत ने जीवन में एक ही बार दिया है, आपको इसको संभालना है, मेंटेन करना है, सर्विस करना है, अच्छा ईंधन डालना है। और इससे बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ईंधन मतलब खुराक। हाँ खुराक। जस्ट लिसन टू दिस। आप अपने बॉडी को टेम्पल समझिए, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी समझिए, आप खुद उसका संभाल रखने लगोगे। तो सर इसका एक और भी तारण निकल के आता है, यानी जैसे हमने आगे बात की प्रदेश की, जो जहाँ से आया जो जिसकी प्रकृति होगी उसी तरीके का रहना है। यानी जो यूएसए के लोग जो खा रहे हैं अमेरिका के, अगर वो हमें आके बोले कि भाई आप लोग ये ना खाओ, तो हमें वो फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो लोग कुछ अलग कंडीशन में रह रहे हैं, हम लोग कुछ अलग चीज़ों के साथ रहे और हमारी बॉडी को वो सेट नहीं हो रहा है, तो यानी हमें वो चीज़ें उस तरीके के प्रोटीन्स नहीं लेने, या फिर हमको वही प्रोटीन्स या वही न्यूट्रिशन लेने
जो हमारे आसपास में जो मिल रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि मोदी सर कुछ बोल रहे थे मिलेट्स के बारे में, यानी मिलेट्स भी हमारे वही जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, यानी जव हो गया, तो वो हमारी जो बॉडी है वो उसके लिए बहुत ही काफ़ी अच्छा रहता है। बाजरा ये सब अपने लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अपना मेन खुराक ही वही था। गेहूँ इज़ ए इम्पोर्टेंट थिंग। अपना पुराना खुराक अच्छा। गेहूँ नहीं था, ओ, तब लोग खेत में लॉन्ग आवर्स तक काम कर पाते थे, बिकॉज उनका खाना अच्छा था। यानी गेहूं को अवॉइड करना चाहिए और बाजरा, पर सर मैंने सुना कि बाजरा जो है ना वो थोड़ा गर्म रहता गर्म है। है, हाँ, डेफिनेटली है। आपके पास और ऑप्शन है, रागी है। अच्छा, रागी है। हाँ, वो सब खा सकते हैं। आप साउथ में ये लोग उसका बहुत यूज़ करते हैं। हाँ, डोसा वोसा बनाने के अंदर ना राइट, सूजी के डोसा जो होता है वो काफ़ी राइट, न्यूट्रिशन भी रहता है उसमें, और राइट। पर हमको अब लत जो लग गई है गेहूं की, उससे क्या कर रहे हैं। अपन नॉर्थ गुजरात, साउथ राजस्थान, मेनली अपना जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है। जी। तो ये एक और एडवाइस है कि अपने को मीट वगैरह अपन नहीं खाते हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन मिल्क, बनाना। बनाना। ये बहुत ही रिच स्रोत है। कई बार लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग मखाना खा सकते हैं? हाँ, आप खा सकते हैं। इट्स अ गुड एलिमेंट फॉर द कैल्शियम, बट केला ये क्या है कि नेचुरल अवेलेबल चीज़ें हैं, जी। तो आप उस पे फोकस रखिए। बहुत सर अच्छी बात की, इससे मुझे याद आ, जैसे कि जो जैनी लोग हैं, तो वो तो उस तरीके की दवाई भी नहीं लेते, यानी जिसमें कुछ ऐसा समझो कि उनको लगता है रेड साइन वाला आता है तो वो बोलते हैं नहीं हमारे धर्म के खिलाफ है, यानी हाँ, डेफिनेटली। हमारे प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं जी, आती। जी। तो सर उनके लिए आप कौन से न्यूट्रिशन सजेस्ट करोगे? डेफिनेटली दूध ले सकते हैं, दूध केला तो ले सकते हैं। लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है कि हम सब दूध पिएँगे तो फैटी नहीं हो जावे। जी। डोंट वरी, टेक काऊ मिल्क, रिमूव द जो उसकी मलाई है उसको निकाल दीजिए, आप उसको पीजिए। बहुत बढ़िया। तो आप ले सकते हैं। जस्ट गो विथ अ नॉर्मल थिंग अवेलेबल नियर बाय यू। ये बहुत बढ़िया बात है, जो आपके आँख के और जो आपके हाथ के दायरे यस, में हो, वो जितनी आप उठा सके तो उठा सको। यस। पर समस्या भी सर यहाँ पे आके वही, अगर हम आँखें खोलते हैं और हाथ घुमा दें, तो सर चिप्स आती है और बटर्स आते हैं, डेफिनेटली मायोनेज़ लोग आती है, वड़ा पाव आता है, बर्गर आते हैं, पिज़्ज़ा आते हैं। कहाँ जाएँ सर हम? आजकल के ज़ोमैटो, ब्लिंकिट के ज़माने में ये बहुत ही कॉमन है। जी। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन फिंगर टिप्स। कुछ हाँ, खाना है, मोबाइल लिया, ऑर्डर कर लिया, बट वी डोंट गो थ्रू द कंटेंट ऑफ इट। वो 10 मिनट हमको हॉस्पिटल में कितना घंटा निकलना पड़ेगा वो हमें ज़रा भी नहीं पता, कि मैंने आज का जैसे द बोला, 10 मिनट्स यस, यू हैव टू पे मैनी डेज़। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। योर हेल्थ इज़ योर वेल्थ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको जिस बारे में सर आपसे बातचीत करना मैं चाहता हूँ, वो मुझे नहीं पता मैं आपके सामने किस तरीके से रखूँ, और पता नहीं लोग उसको किस तरीके से देखेंगे। पर जो होता है ना, तत्पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जो आप देखते हो वो आप में और जो आप में वही ब्रह्मांड में है। तो सर देखने में यह है कि आजकल की जो युवतियाँ हैं और जो युवा हैं, तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे बोलते हैं अरे यार तू इतना काम नहीं कर सकती घर में, इतना तू झाड़ू नहीं लगा सकती, पोछा नहीं लगा सकती। तो उन लोगों से मेरे को जानने को ऐसा मिला है कि उनसे काम ही कई बार नहीं हो पा रहा है। उनको कार्पेल जो होता है, तो उसमें उनको समस्या आती है, बोलते मुझे सूनापन आ गया। जैसे आपने मुझे बताया कि अगर चलो वेट बढ़ता है, ओबेसिटी है, ये सारी तो चीज़ें आपने दिखाई, पर खास करके ज़्यादातर लोगों में एक चीज़ मुझे सामने आई, जो हमने आगे एक चर्चा की, पर मैं चाहता हूँ इसके बारे में और चर्चा हम करें। तो वो जो लोग हैं, वो जो युवतियाँ हैं, वो ऐसा बोल रही है कि भई हमारे अंदर ना विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो क्वेश्चन सर यहाँ से निकल के आता है कि इतनी कम उम्र में भी अगर वो धूप में जाते हैं, काम करते हैं, जैसे अभी तक हमने बात की वो है कि वो जो लोग बैठ के काम करते हैं, बट जो लोग धूप में भी जाते हैं, जो लोग धूप में भी काम करते हैं, उन लोगों में भी विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिली है, और खास करके वो इंडियंस जो है उनमें उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी है। सर इसका क्या कारण है? इसका ध्रुव भाई मैं आपको एक सिंपल शब्दों में जवाब दूँ, साइलेंट किलर। आप पूछोगे साइलेंट किलर क्या है? तो जी। साइलेंट किलर है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टो पोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इंडियन कम्युनिटी में व्हेन यू गो टू द विलेज एंड ऑल, लेडीज़ रहती है जिसको 40 के बाद इनका कामकाज बहुत हैवी रहता है, खेत में काम करता है। अपना ये जो एरिया है वो खेती बदान एरिया है, जी। जहाँ पशुपालन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी महिलाएं पूरा घर का आजीविका खुद पशुपालन करके जी। अपने दूध को धो के उसको डेयरी में जमा करा के निकालती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, आफ्टर 40 आपके शरीर में बनता हुआ कैल्शियम कम होता है, बंद होता है। जी। डी3 बी12 की कमी होती है, बट इंसान का जो काम करने का तरीका है वो नहीं बदलता है। जी। जी।
इंसान अपने बॉडी को खींचता रहता है, माताएँ, दीदी लोग सब लोग अपने बॉडी को पूरा काम में नोच देते, पूरा काम करने के अंदर वो अपने बॉडी को भूल जाते हैं। फिर वो आते हैं कि सर हमको बैक पेन होता है, बिना कुछ लगे बॉडी में थकावट होती है, बिना कुछ लगे इसमें आवाज़ आता है, दर्द होता है। तो ये एक कॉमन साइलेंट किलर है जो इंडियन सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है। बीइंग मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में इसमें कुछ गलत नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी। वुमन एम्पावरमेंट, वुमन अवेयरनेस का ज़रूरत है। जी। जो भी महिलाएँ इस वीडियोज़ को देख रही है, उनको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। व्हेन यू गो इनटू ऑस्टियोपोरोसिस, हाई हाईएस्ट नंबर ऑफ जो नी रिप्लेसमेंट जो होते हैं, वो महिलाओं में होते हैं। क्या किसी ने नोटिस किया ये क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जो लोग अवेयर ही नहीं होते हैं। लोग अपने बॉडी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके काम करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको समझना पड़ेगा, अपने हार्मोन्स को समझना पड़ेगा। अच्छे से कैल्शियम का खुराक लीजिए, B12, D3 के सप्लीमेंट लीजिए। आपको सनलाइट का एक्सपोज़र भी होना चाहिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज भी खाना चाहिए। पीपल हैव टू थिंक अबाउट देयर बॉडी कि 40 के बाद मुझे ये बॉडी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक सिंपल लॉजिक है, 40 तक बॉडी आपका ध्यान रखेगा। अच्छा। 40 के बाद आपको बॉडी का ध्यान रखना ये है। बहुत आपने बढ़िया बात की सर। ये शायद मेरे भी ध्यान में कभी नहीं आया, जी, पर शायद इसी के लिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि आपको डेफ़िनेटली, पता ही नहीं है कि आपके अंदर ये हो रहा है। डेफ़िनेटली। यानी अगर मैं कहूँ तो देखो, आपके घर में कोई महिला है, वो किसी की माँ भी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो वो कोई मशीन तो है नहीं। तो आप बोलोगे नहीं तू घर में है तो तू इतना काम करेगी ही करेगी। वो भी एक इंसान है, उसको भी भगवान ने यहाँ पे भेजा है, तो ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन काम करेगी। अगर आपको लगता है, अगर वो शिकायत कर रही है कि हाँ भाई मुझे ये जो समस्याएँ है, जो मेरे जॉइंट पेन्स हो रहा है, मुझे कुछ शिकायत है, कोई देरी किया बिना उसको डायरेक्ट आप लेके जाओ डॉक्टर के पास और उनको बताओ कि भई हमारे घर में जो है ये समस्या है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि फिर बाद में बहुत देरी हो जाए, ठीक है? और उसका जो जीवन जो है वो फिर अच्छे से ह गुज़ारना वो हमारी ज़िम्मेदारी है ना? तो आपको उसका बहुत ख़्याल रखना है, चाहे कोई भी एक ऐसी समस्या आ जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सर, ये जो आपने ऑस्टियोपोरोसिस की बात की, वहाँ से एक क्वेश्चन एक और निकल के आता है जो जॉइंट पेन में हमको दिखने को मिलता है। यानी जो जॉइंट्स है सर, तो वो भी तो ख़ास करके युवाओं में दिखने को आ रहा है, और जो ओल्ड एज के हैं, तो सर उनकी जो साइकोलॉजी जो है, वो भी तो सर डाउन होती होगी। तो यानी कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो फ़ियर डेफ़िनेटली, और होप डेफ़िनेटली, दोनों आपके पास लेके आता है। राइट। तो सर आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं? यानी उनको किस तरीके से आप उनको फिर मानसिक स्थिति देते हो आप? डेफ़िनेटली ध्रुव भाई, जब भी पेशेंट आता है तो एक थोड़ा डिप्रेशन में होता है कि भाई मुझे इस उम्र के अंदर घुटना घिस गया है, मुझे इस उम्र में मेरे घुटने में दर्द हो गया है, मेरी बेटे छोटी है, मेरी बेटियाँ छोटी है, अभी उनकी शादी करनी है। मैं आपको एक कॉमन इंडियन सिनेरियो बता रहा हूँ, जी, जो डेली लाइफ में एज़ अ डॉक्टर हम लोग सुनते हैं कि आप कुछ करिए जिससे मेरे बोन ठीक हो जावे तो मैं भविष्य में लाइफ अच्छे से जी सकूँ। जी, या तो मुझे ऑपरेशन से बचना है, मैं अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रख सकूँ। मेरे घर में इतने गाय-भैंस हैं, मैं उसे उसका पालन जी, करना है, वो कर सकूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एज़ अ डॉक्टर वी हैव टू बी मोटिवेटेड ऑल्सो। हमको दर्दी का आधा दुःख खुद ही ले लेना है। जी, दर्दी को समझाना है कि भाई आप दवाइयों में मत गिरिए, ये चीज़ आप समझिए, खुद ही अगेन आपके डॉक्टर बनिए। क्या ध्यान रखने से आपको दवाई कम लेनी पड़ेगी, आप उसको जीवन में उतार लोगे। आपको कभी भी ज़्यादा दवाई नहीं खाना पड़ेगा। जो भी लोग इस तकलीफ़ से अभी तकलीफ़ में हैं, उसके लिए एक ही संदेश है, अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आपका जो बॉडी है वो कोई मशीन नहीं है जो लाइफ टाइम सेम चलेगा। ये एक डीजनरेटिव प्रोसेस है, इसमें आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर सर आप 3 टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहोगे, जी, तो वो क्या होगी? अगेन फर्स्ट आप अपने लाइफ़स्टाइल को बदलिए। आप नीचे बैठना, जिसको घुटने की तकलीफ़ है, नीचे बैठना बंद कीजिए। सेकंड, आपका फूड, दूध, केला वगैरह ज़्यादा लीजिए। थर्ड, आपको फिज़ियोथेरेपी करना पड़ेगा। जी, आपके जो जॉइंट्स है उसके आजू-बाजू मसल्स है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड लास्ट चीज़, जिसको घुटने की तकलीफ़ है, घुटने का मोजा पहन सकते हैं। बैक की तकलीफ़ है, कमर का पट्टा पहन सकते हैं। और जो फिज़ियोथेरेपी है वो भी आपका कुदरती पट्टा तो मजबूत कर ही रहा है। बहुत बढ़िया। सिंपल चीज़ें हैं। तो जैसे कि सर आपने बताया,
3 टिप्स आपने जो दी, तो 2 जो टिप्स है वो तो समझ में आएगी, बट एक टिप्स मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर फिजियोथेरेपी की आपने बात की। सर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे समझो कि वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, जैसे कि हम भी हैं। तो मैं एक राइडर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बुलेट के ऊपर जाऊँ और एक हवाएँ लगे और बस मैं घूमता रहूँ, घूमता रहूँ, मैं घूमता रहूँ। तो हमारा तो पूरा सर ग्रुप आता है, हमारे साथ आता है। हम काफ़ी यानी बहुत ज़िम्मेदारी के साथ हम लोग राइडिंग करते हैं। यानी हम पूरा जो होता है, जो हेलमेट पहनते हैं, ग्लोव्स पहनते हैं, यानी जो हमारा जो जो होता है, नी गार्ड्स पहन के हम लोग जाते हैं। बट सर हम लोग कई बार ऐसे भी राइडर देखते हैं, यानी वो किसी भी की तरह कैसे आप बाइक लेके आते हैं, जो ज़िम्मेदारी के साथ यानी उनका वो बिहेवियर नहीं होता है। और वो लोग सर फिर वहाँ पे उस जगह पे जाके गिरते हैं सर, जहाँ पे आस-पास कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, ना ही ऐसी कोई सुविधाएँ मिलती है। ना ही उनके साथ ऐसा कोई ज़िम्मेदारी वाला ग्रुप होता है कि भई जो फर्स्ट एड है वो दे पाए या फिर डॉक्टर के पास ले जाए, क्योंकि जंगल में तो सर कौन आएगा? चलो आप ट्रैकिंग करने निकल गए, अगर जंगल में किसी को एसीएल ब्रेक हो गया, क्या करेगा सर? तो सर ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? Same question I had from one of my patient. I told you about the ACL surgery I've done for the Tanzanian cricket player. जी सर। He went for trekking. Africa, mid in the jungle, he fell down. He's calling me from the Africa that doc, hi, I'm here in the jungle. I have fell down, my ankle is twisted. अभी मुझे वहाँ पे सूजन है. What should I do? I am nowhere to go. यहाँ से नेक्स्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन 150 किलोमीटर दूर है और मेरी कोई कंडीशन नहीं है कि मैं खड़ा भी हो पाऊँ. There's a simple formula I have told him, rice. RICE. RICE, राइस। So what is rice? कुदरत ना करे लेकिन जब भी आपको इंजरी होती है तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये यूज़ करना चाहिए. आर से रेस्ट, मतलब कि थोड़ा रेस्ट ले लिए, आराम कर दीजिए. आइस से आइस पैक, बर्फ़ का सेक. कंटिन्यूस जहाँ पे आपको इंजरी हुई है वहाँ पे बर्फ़ का सेक कीजिए. सी से कंप्रेशन. आपके पास जो भी कपड़ा है, बैंडेज है, आप उसको उससे बांध दीजिए तो उसके कंप्रेशन आ जाएगा, खून जमा नहीं होगा, सूजन नहीं बढ़ेगा, दर्द नहीं होगा. और ई से है एलिवेशन. एलिवेशन मतलब कि आपका जो लिम्ब है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, उसका आप थोड़ा ऊपर रख लीजिए. होगा क्या, साइंस बहुत सिंपल लॉजिक है. ग्रेविटी के ऑपोजिट में आपका पूरा सूजन निकल जाएगा, जी। खून जमा हो रहा निकल जाएगा, आपको तकलीफें बढ़ेंगी नहीं. तो राइस फार्मूला इज़ वेरी बेसिक फिनोमिनन ऑर्थोपेडिक्स के अंदर. प्राइमरी ट्रीटमेंट में यही यूज़ करना चाहिए एंड इट कैन अगेन सेव द लाइफ्स. बहुत बढ़िया। पर सर एक नई चीज़ भी मार्केट में आई है, शायद आपको ध्यान होगा, स्टैंडिंग डेस्क करके। यस यस यानी यस आप बस एक स्टैंडिंग डेस्क आ गया, आप खड़े-खड़े यस काम करो, अगर रेस्ट लेना है यस. तो बस ऐसे ही कर लो। राइट. तो सर इतना सारा कौन खड़ा रहे बात की, तो उसको कुछ स्पाइन वाइन डैमेज नहीं हो जाए कि पूरा दिन इतना खड़ा रहता है, अगर रेस्ट भी लेना है तो बस ऐसे करके तू ले ले? सो अगेन स्टैंडिंग डेस्क एक नया स्लोगन है, सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग. ओके। सो सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग क्या है कि जब कंटिन्यूस बैठे रहते हैं आपका बॉडी में चर्बी जमा होता है, यू बिकम स्टार्टिंग गेटिंग फैट. आप स्थूलता होती है, आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं. सो स्टैंडिंग डेस्क उसके लिए है कि यू कैन स्टैंड अप फॉर लॉन्गर टाइम. बट अगेन लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन, लोग कंटिन्यूस खड़े रहते हैं, कभी यूं खड़े हो गए, कभी यूं खड़े हो गए, वो सबकॉन्शियसली होता है. ओके। बट आपका एक पैर पे वजन ज़्यादा आता है, एक पे कम आता है, ग्रेजुअली वो वजन आपका स्पाइन पे शिफ्ट होता है. देन यू स्टार्टेड डैमेजिंग योर नी, योर स्पाइन. तो जब भी आप लॉन्ग समय तक खड़े रहे, जैसे मैंने बोला कि हर 20 मिनट में थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, नी के सपोर्ट रखिए, शूज़ आप सॉफ्ट रखिए, चप्पल सॉफ्ट रखिए, स्पाइन में इश्यू है तो आप इसका पट्टा रखिए. यू कैन डू योर वर्क. डेफिनेटली स्टैंडिंग डेस्क अच्छे हैं बट प्रिकॉशंस के साथ. अपन यूँ खड़े हो गए, यूँ खड़े हो गए, वो नहीं करना है. जी, जी। टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, अच्छी चीज़ों का यूज़ कीजिए, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो इससे सर एक और क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि पता नहीं मीथ है क्या है, जैसे कि ट्रेडमिल है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ट्रेडमिल सर कितने टाइम तक करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर जैसे आप लोग बोल रहे हो कि भाई चलो कोई मेरे जैसे लोग समझो कि घर में ट्रेडमिल ला दिया, या जिम डेफिनेटली. में जाते तो पूरा दिन आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा ट्रेडमिल करते हैं, डेफिनेटली. फिर शिकायत आती है। तो सर क्या ये वाक़ई में सही है क्या कि यानी ट्रेडमिल करने से आपके घुटनों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? डेफिनेटली. इसमें आपको जैसे मैंने बोला कि एक रात में बच्चा बड़ा नहीं होगा. आपको पहले जॉग करना है, आपको लाइट ब्रिस्क वॉक करना जी। है, फिर जॉग करिए, फिर रनिंग कीजिए. पहले आप 5 मिनट तक कीजिए, फिर आप 10 मिनट तक कीजिए. आपका बॉडी ग्रेजुअली इसको ट्रेन होगा. कोई मैराथन रनर है, उसको मैराथन दौड़नी है तो पहले वो
स्प्रिंट करेगा, फिर थोड़ा दौड़ेगा। तो ऐसे ही जिम के अंदर, ट्रेडमिल के अंदर स्टार्ट विथ नॉर्मल वॉक। आपका जो शूज़ है अच्छा कुशन वाला होना चाहिए। अच्छा। अगर अपन खुले पैर में चले गए या तो अपन जो पार्टी शूज उसमें चले गए तो आपका पैर पूरा वजन उसका इसके ऊपर आएगा, जो आपका वजन एडी के ऊपर से नी के ऊपर आके हिप के ऊपर आके स्पाइन के ऊपर आएगा। सो इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे जिम यूज़ करना है, कैसे आपको ट्रेडमिल यूज़ करना है। हैव अ गुड शूज़, हैव अ नी कैप, ग्रेजुअल जाइए, डेफिनेटली यू कैन डू इट। बट आप उसको एक ही दिन में, ज़रूरत के दिन में मैं 2 घंटा दौड़ दूंगा तो मेरे हिप भी पेन करेंगे, स्पाइन भी पेन करेगा, नी भी पेन करेगा, एंड देन यू स्टार्ट डैमेजिंग योर नी। तो सर आपकी क्या राय है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट या कितने घंटे तक हम कंटिन्यूस ट्रेडमिल कर सकते हैं? लर्न योर बॉडी। आपको जिस समय आपको पेन होना चालू हो जाए, स्टॉप। स्टॉप। डोंट ओवर एक्सैजरेट इट। आप साइकिलिंग करते हो, ट्रेडमिल करते हो, जब भी आपको लगे आपका नी पेन कर रहा है तो बॉडी आपका एक कैपेसिटी से बाहर जा रहा है। सर साइकिलिंग से भी होता है? डेफिनेटली साइकिलिंग में भी जैसे मैंने बोला कि ग्रेजुअली आपको करना चाहिए। कई बार जैसे हमारे यहाँ से, मेरे बहुत सारे मित्र लोग यहाँ से जैसे में साइकिलिंग पे जाते हैं। 500 किलोमीटर। हाँ, तो फिर आने के बाद उनके नी डैमेज होते हैं, नी पेन होता है, बिकॉज डेली हैबिट नहीं है। आप छोटे से चालू करिए और लॉन्ग टाइम में आप पूरा ये कर सकते हैं। कि कई बार लोग ना होता तो सी यानी कर यार तू इतना नहीं कर सकता यार, इतना तू नहीं, देख हम यहाँ पे जाके आते हैं, बट इट्स नॉट टी फॉर एवरीवन, यू नो, इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरीवन कि भाई हर कोई कर सकता है। अगर उसको करवाना है तो उसका बॉडी देख के, उसका डायग्नोसिस करके धीरे 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 उसको लाना पड़ेगा। अपने गुजराती में कहावत है कि टीपे टीपे सरोवर भराए। तो स्लोली स्लोली सब होगा। एक रात में कोई अमीर नहीं बन जाता, ऐसे एक रात में मसल डेवलप नहीं होंगे। स्लोली गो विद द फ्लो। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। तो सर कुछ खेल लेते हैं, थोड़ा लाइट मूड में जाते हैं, तो आपको एक क्विक राउंड करते हैं, उसमें आपको दिखाना है कि ये मिथ है या रियलिटी है। तो सर जो क्या उंगलियां चटकाने से सच में गठिया हो जाता है यानी आर्थराइटिस हो जाता है? नहीं, मिथ है। क्या कमर दर्द होते ही सब कुछ काम छोड़ के ऐसे पथारी पे लेट जाना चाहिए? नहीं, फिजियोथेरापी करनी चाहिए। यानी रेस्ट नहीं करना चाहिए बट फिजियोथेरेपी करना Yes. चाहिए। तो क्या सर देसी घी जो होता है वो खाने से या फिर उसको घुटनों पे तिल की जो मालिश करवाने से क्या वापिस जो हमारी जो कार्टिज है यानी जो गद्दी है वो वापिस आ जाती है? मिथ है। तो क्या जोड़ों का और हड्डियों का दर्द सिर्फ बुढ़ापे में होता है या युद्ध को भी हो सकता है? यूथ को भी हो सकता है। इट कैन अफेक्ट एनी एज। क्या बारिश या ठंड के मौसम में जोड़ों का जो दर्द का जो बढ़ना होता है महज एक दिमागी वहम है? नहीं, स्टिफनेस आता है बट उसी की वजह से नहीं होता है। बट आपको उसमें उस सीजन में एक्टिव होना चाहिए। क्या फ्रैक्चर होने पर हॉस्पिटल जाने के बजाय अगर मैं देसी पट्टी बांध लूं या किसी से मैं हड्डी यानी किसी और जगह पे जाके मैं हड्डी को सीधा करवा दूं या बिठा दूं तो क्या सेफ है? नहीं, फिर आप अपनी हड्डी को टेढ़ा करने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा है। तो क्या सर काले जो शीशे वाली जो खिड़कियां होती है तो उससे जो आने वाली जो धूप है उससे भी विटामिन डी मिल जाता है? नॉर्मल से मिल जाता है, काले नीले पीले की जरूरत नहीं है। यानी जो कार जो होती है जो ब्लैक फिल्म पट्टी लगाते हैं तो उनको कहना ये खास जरूरी है कि भाई आप जो काली फिल्में जो लगा रहे हो और काले काम जो कर रहे हो उससे आपको नुकसान है, कृपया उतार दे और विटामिन डी डायरेक्ट ले। बहुत बढ़िया सर। तो क्या सर मुझे आप एक बात बताएं, क्या बिना डॉक्टर की सलाह के हड्डियां जो मजबूत करने के लिए हम जो कैल्शियम की जो टैबलेट खा रहे हैं तो उससे क्या किडनी में जो स्टोन यानी जो पथरी होती है वो होती है? लिमिटेड पीरियड के लिए खाना चाहिए, लॉन्ग समय तक नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर लोग चूना खाते तो हमारा कैल्शियम बन जाएगा। नहीं भैया, आप ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बदले किडनी के हॉस्पिटल जाओगे, वो चूना माइक्रोफिल्टर नहीं होता है, स्टोन करेगा, आपको अन्य से दूसरे डॉक्टर पर जाना पड़ेगा। यानी चूना लगाना भी उतना ही हानिकारक है किसी को और चूना खाने का भी उतना हानिकारक हो सकता है। डेफिनेटली। तो सर क्या कहते हो फिर, यानी चूना लगा के ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है या फिर चूना खाने से कैल्शियम लगाया जा सकता है? चूना खाने से आप किडनी के डॉक्टर के पेशेंट बन जाओगे। बहुत बढ़िया सर। और सर एक क्वेश्चन है, क्या इंटरनेट पर वायरल वीडियो देखकर हमें खुद की अपनी गर्दन पे या जो स्पाइन है उसको क्रैक करना पैरालिसिस का कारण बन सकता है? डेफिनेटली आप अननेसेसरी अपने आप को और पैरालिसिस के लिए इनवाइट कर रहे हो। और 8 आवर्स इज इक्वल टू स्पाइन डैमेज, इज इट? पार्शियली ट्रू। अगर आप अच्छे से करोगे तो नहीं होगा, अगर आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे तो आप विल डैमेज इट। बहुत बढ़िया सर। तो क्या सर अगर आप सोफे पे बैठ के या बेड पे बैठ के आप लैपटॉप चला रहे हो या कुछ काम कर रहे हो
तो उससे हड्डियों में कुछ या फिर स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? महत्तम केस में यस, क्योंकि अपन उस अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठते हैं, ना कि इसके ergonomical जो आपका जो पोस्चर है उसके हिसाब से बैठता है। सो यू विल डैमेज इन मोस्ट ऑफ केसेस। तो दोस्तों, आज हमने हमारे जो डॉक्टर है अमित वैद्य जी के साथ हमने पॉडकास्ट किया, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें लगता है और हमें आशा है कि आपने बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन ली होगी। हमें आशा है कि आप में अवेयरनेस आई होगी, और आप एक काम ज़रूर करिएगा। जो डॉक्टर साहब ने हमें जो टिप्स दिए, कृपया आप उसको देखें। एक अच्छी लाइफस्टाइल आप मेंटेन करें, अच्छी एक्सरसाइज आप करें, और अच्छे से अच्छा फूड लें। ठीक है? इसी के साथ मैं आप इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब से मैं कहना चाहूँगा, सर आपको कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तकलीफ आने से पहले ही जग जाइए और अपने बॉडी का मंदी समझ के ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।